हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AR सीरीज़। और आज हम स्टार्ट करेंगे सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के मेंस के PYQs के साथ। सो लेट्स बिगिन। आज का पहला क्वेश्चन 2024 से है, जहाँ पे पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। तीन वर्ड्स हैं यहाँ पर, इक्वालिटी, इक्विटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न इन टू अकाउंट इन प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए, ज़्यादातर हम कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है इक्वालिटी और इक्विटी एक जैसे वर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पे यूपीएससी ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इंट्रोडक्शन के अंदर क्वेश्चन के जो भी हीरोज होते हैं, एज इन यहाँ पे तीन वर्ड्स हैं, आपको तीनों इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है। वही मैंने किया है कि B.R. अम्बेडकर राइटली सेड, आई मेजर प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमन हैव अचीव्ड, विच कैन ओनली बी डन थ्रू जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड वुमन एम्पावरमेंट। दिस इज आई कैन से अ कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन, कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन। सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस में भी ना बहुत बार आप जो है डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, एज इन रेप्स कितने हुए, है ना, चाइल्ड मैरिज कितनी हुई, चाइल्ड लेबर कितनी है, डेटा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है, जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी और वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ी क्वालिटेटिव टर्म्स हैं, आई वुड से क्वालिटेटिव टर्म्स है, तो इसको डेटा में रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट था। क्योंकि अगर आपको जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट देखना है तो खाली क्या हेल्थ पैरामीटर होगा? नहीं। क्या खाली आपकी एजुकेशन पैरामीटर होगी? नहीं। एजुकेशन में खाली स्टेम होगा? नहीं। तो अगर आप इतने सारे पैरामीटर्स के ऊपर देखेंगे, इक्वल वर्क पे, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतना सब कुछ इंट्रोडक्शन की डेटा में नहीं आ सकता, इसीलिए कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन चूज़ किया है। अब यहाँ पे आप आगे देखें, आगे जेंडर गैप रिपोर्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर 2024 में इंडिया जो है 146 में से 129th पोजीशन पे था। और इसको हम जो गैप है इसको कैसे क्लोज कर सकते हैं, ये मैंने एक डायग्राम फॉर्मेट और फ्लो चार्ट फॉर्मेट में बनाया है। देखिए, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है? जब आप दोनों जेंडर्स को इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज देते हैं, और आप अपने लीगल सिस्टम के अंदर और सिस्टम, कोई भी सोशल सिस्टम हो, उसके अंदर से डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे इक्वल रेमनरेशन एक्ट, जो बोलता है कि आदमी हो या औरत अगर सेम पोजीशन पर हैं तो उनको इक्वल पैसे मिलने चाहिए। नेक्स्ट है जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी का मतलब क्या होता है कि आप जो है हर जेंडर की स्पेसिफिक नीड्स एंड सिचुएशन के बेसिस पर उन्हें फेयर ट्रीटमेंट दें, है ना। क्योंकि देखो, हर जेंडर की स्पेसिफिक नीड है, यहाँ पर बात हो रही है इक्वल अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी की। यहाँ बात हो रही है हर जेंडर की स्पेसिफिक नीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ओनली फीमेल्स गो थ्रू प्रेगनेंसी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल, आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जिसे हम बोलते हैं, ये सब कुछ, लेकिन मेल्स इससे नहीं जाते, है ना। तो इसीलिए हमें पीरियड लीव देनी पड़ती है, मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ता है। तो आप स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग ही जो है फेयर ट्रीटमेंट दीजिए। रिकॉग्नाइजिंग हिस्टोरिकल एंड सोशल डिसएडवांटेज, और आपको यहाँ पे ये भी एड्रेस करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर जेंडर ने बहुत समय से, हिस्ट्री में बहुत समय से सोशल डिसएडवांटेज भी फेस की है। फॉर एग्जाम्पल 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत, तभी आपने फीमेल्स को पंचायत में रिजर्वेशन दिया। अब बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का क्या मतलब होता है कि एक औरत की, एक फीमेल की वो एबिलिटी कि वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली बना पाए और उसको अपॉर्चुनिटीज और उसका रिसोर्सेज का प्रॉपर एक्सेस मिले, ठीक है। एग्जाम्पल है सेवा, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। मूविंग ऑन, अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एड्रेस करेंगे, क्योंकि देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 ही पेज मिलेंगे। यहाँ पर ये पूछा गया है कि वाई इज इट सो कि हमें जेंडर वाली जो चीज़ है, जब हम भी कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हमें क्यों ध्यान रखना चाहिए जेंडर वाली बात। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपकी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो GDP में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही, प्रॉपरली काम ही नहीं कर रही, तो फिर कैसे आप जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है क्लोजिंग जेंडर गैप कुड एड $770 बिलियन टू इंडियाज GDP बाय 2025। ये मैकिन्से की रिपोर्ट है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। आगे देखो और क्या बेटर होगा, क्यों हमें जो है जेंडर कंसर्न याद रखना चाहिए। इंप्रूव सोशल इंडिकेटर्स, हमारे सोशल इंडिकेटर्स इंप्रूव होंगे, लिटरेसी रेट इंप्रूव होगा। लिटरेसी रेट में अब आप देखो, आपने कभी ना एक ड्रॉप आउट रेशियो अगर आप पढ़ोगे
ड्रॉप आउट रेशियो, वो हमेशा याद रखना, देखना फीमेल्स की या फिर गर्ल्स की ना बॉयज़ से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे सन बेटा प्रेफरेंस के चक्कर में जब खर्चा करना होता है एजुकेशन के ऊपर, एक्सपेंडिचर करना होता है, तो लड़के की एजुकेशन पे खर्च कर दिया जाता है और लड़की के लिए बोला जाता है कि शादी में डाउरी देने के लिए हम पैसे बचाएंगे। तो ड्रॉप आउट रेशियो फीमेल्स का ज़्यादा होता है। दूसरा, अगर एनरोलमेंट रेशियो देखोगे आप स्कूल्स के अंदर, तब भी जो है मेल्स का ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उनको समाज में एक ऐसी हमारी मान्यता है कि मेल्स तभी जाने पहचाने जाते हैं जब वो ढंग से पढ़े लिखे हों। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम एंड स्टेम। स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स फॉर गर्ल्स, विज्ञान ज्योति। स्टेम वाले में भी है कि हमें गर्ल्स को, हम यूजुअली ऐसा माना जाता है इंजीनियरिंग बॉयज़ की लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरा ये फ़ायदा होगा अगर हम जेंडर कंसर्न रखेंगे। तीसरा, प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। कोई भी अगर सरकार कोई प्रोग्राम डिज़ाइन कर रही है, कोई पॉलिसी बना रही है, उसकी इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी। कैसे? डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू वुमन जनधन अकाउंट, जैसे कि 55% ऑफ द 200 मिलियन। उसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिसी इंक्लूसिविटी। आपको पता चलेगा इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स में फीमेल्स का अभी भी नंबर जो है इन कंपैरिजन टू मेल्स बहुत ज़्यादा कम है। आपको 2-3 टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए। एक टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, व्हाई इज इट सो दैट सो मेनी पॉलिटिशियंस हैव केसेस अपॉन देम एंड हाउ दे आर गिवन द परमिशन टू सिट इन द पार्लियामेंट। सेकंड, यू शुड नो व्हाई विमेन आर सो लेस इन आर पॉलिटिकल सिस्टम। तो एक फ़ायदा और क्या होगा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। जैसे वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023, 33% रिजर्वेशन दी गई फीमेल्स को इन पार्लियामेंट, लीडिंग टू इंक्रीज्ड फीमेल रिप्रेजेंटेशन। और एक चीज़ याद रखना, जिस भी तबके का इंसान, वो जेंडर हो, रिलीजन हो या कुछ भी हो, XYZ, है ना, रीजनल डिफरेंस हो, जिस भी तबके का इंसान रिप्रेजेंटेटिव चुन के पार्लियामेंट में बैठेगा, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़्यादा बेटर जो हैं उठा पाएंगी, क्योंकि वो बंदा वो वहीं से आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ज़्यादा फीमेल्स पार्लियामेंट में बैठती हैं, वो ज़्यादा फीमेल्स की प्रॉब्लम खुद से बेटर समझती हैं, क्योंकि वो खुद एक फीमेल है। सेम गोज फॉर माइनॉरिटीज़ ऑल्सो, सेम गोज फॉर पीपल लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आवाज़ उठानी है और एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी है कि हमारी प्रॉब्लम्स का क्या। तो जेंडर सेंसिटिव इश्यूज़ को भी आवाज़ मिलेगी। उसके बाद एक फ़ायदा और क्या होगा, ग्लोबल कमिटमेंट्स। SDG 5 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, जो कि बोलता है कि जेंडर इक्वालिटी आपको करनी चाहिए। तो एक ये फ़ायदा होगा। एक और जो लास्ट फ़ायदा है, दैट इज सोशल जस्टिस। एग्जाम्पल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काउंटरिंग डीप रूटेड सन प्रेफरेंस एंड मिशन शक्ति। तो सोशल जस्टिस भी इससे इंश्योर होगा। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे देखते हैं। इसका कंक्लूजन देखें, यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में दिया है कि जेंडर बजटिंग आप कर सकते हैं ऑन द लाइंस ऑफ स्वीडन एंड जेंडर बेस्ड एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इंपैक्ट ऑन लाइंस ऑफ कनाडा। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें बोली हैं, स्वीडन में होती है जेंडर बजटिंग और जेंडर बेस्ड एनालिसिस होता है इन कनाडा। जेंडर बेस्ड एनालिसिस कैसे? फॉर एग्जांपल, सरकार कोई स्कीम या पॉलिसी लेके आई है, आप उस पॉलिसी का सोशल ऑडिट करने निकले हैं, एज इन कि उसका इम्पैक्ट क्या था। तो अगर आप जेंडर बेस्ड एनालिसिस करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी का फीमेल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, तो आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा पोजीशन का। सो इट कैन बी फॉलो टू इंश्योर इंक्लूसिव सोसाइटी एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, ये था आपका पहला सवाल। चलिए अब हम आगे देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2024 का। इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन कास्ट्स विच हैव सोशो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज्ड टू सम एक्सटेंट, बट दिस इज लेस ट्रू ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस डिस्कस। अब ये है, देखो, एक आयरनी बेस्ड सवाल। ठीक है, दिस इज एन आयरनी बेस्ड क्वेश्चन। आयरनी बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है कि ये 2 एंगल्स दिखा रहा है मैरिज के। ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर इंटरकास्ट मैरिजेस तो टू सम एक्सटेंट बढ़ गई हैं, बट इट इज़ नॉट द केस फॉर इंटर रिलीजियस या इंटरफेथ मैरिजेस। ऐसा क्यों है कि इंटरकास्ट मैरिजेस तो बढ़ती जा रही है लेकिन इंटरफेथ मैरिजेस उस स्पीड से नहीं बढ़ रही। अब यहाँ पे देखो, मैंने दिया है डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैंने शो किया अकॉर्डिंग टू NFHS, दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ओवरऑल रेट ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस इन इंडिया इज 2.1% इन कंपैरिजन टू इंटरकास्ट मैरिजेस बीइंग 10%। देखो,
एक और चीज़ है, अगर आपको ये डाउट है कि भाई हम इतना सारा डेटा कैसे प्रिपेयर करें, हमें कैसे पता चलेगा, ये काम देखो आपको एज एन एस्पिरेंट थोड़ा खुद करना पड़ेगा। इसके लिए एक ही इलाज है, आप जब मेंस के सब्जेक्ट कर लें, फाउंडेशन कर लें, यू कैन डू वन थिंग, कैरी स्मॉल नोटबुक या फिर छोटी छोटी बुकलेट्स या A4 शीट्स लगा लो। हर थीम जो है, नॉट सब्जेक्ट, थीम की बात कर रही हूँ मैं मेंस की। जैसे फॉर एग्जांपल द सब्जेक्ट इज इंटरनल सिक्योरिटी, द थीम इज टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ड्रग, मैरीटाइम बॉर्डर्स, व्हाटएवर, है ना। तो आप क्या करें ना, आधे आधे पेज के ऊपर कुछ कुछ 2-3 डेटाज लिख लें। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है तो आपको पता है फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, अब तो हीट वेव भी है, तो आप एक नेगेटिव डेटा, एक पॉजिटिव, एक इंडिया का और एक वर्ल्ड का लिख के रख लें पहले से ही। ये होता है एडवांस प्रेप, जो मेंस से पहले ही करना पड़ता है। अगर आपको ये लग रहा है कि प्री निकलने के बाद हम ये करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि प्री निकलने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिविजन और टेस्ट लिखने का टाइम रह जाता है, उससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होता कि आप ये कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। तो ये थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। इसके लिए डाउनलोड द सिलेबस, गेट अ प्रिंट आउट ऑफ इट, और हर एक थीम के ऊपर डेटा जो है आप अपने पास रखें। जैसे फॉर मैरिज है तो आपको डिवोर्स रेट का पता होना चाहिए, मैरिटल रेप का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिजेस का पता होना चाहिए, ऑनर किलिंग के थोड़ा डेटा पता होना चाहिए। ये सब आप थोड़ा थोड़ा करके रखें। SC ST है तो हेल्थ, एजुकेशन में एनरोलमेंट डेटा, ड्रॉप आउट रेशियो, ये सब कुछ आपको पहले से ही करके रखना पड़ेगा। मूविंग ऑन, यहाँ पे अब हमें 2 बातें समझानी है कि इंटरकास्ट मैरिज क्यों बढ़ रही है और इंटरफेथ क्यों नहीं बढ़ रही। तो सबसे पहले हम ये समझा रहे हैं फैक्टर्स ड्राइविंग इंटरकास्ट मैरिज। क्यों हो रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज बढ़ रही है? सबसे पहला कारण है अर्बनाइजेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक कन्वर्जेंस। देखिए, अर्बनाइजेशन और सोशियो इकोनॉमिक कन्वर्जेंस की वजह से जो कास्ट की आइडेंटिटी पहले हमारे देश में बहुत रिजिड होती थी, अर्बन एरियाज़ में लोगों को मतलब नहीं है कि आपकी कास्ट क्या है। यहाँ पर सब लोग इकट्ठे काम करते हैं, एक ऑफिस में काम करते हैं या फिर डेली मिलते जुलते हैं, तो वो कास्ट आइडेंटिटी ब्लर हो जाती है। अब थोड़ी हम देखते हैं कि हम किसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बाय क्रिएटिंग अ हेट्रोजीनस सोशल स्पेस। ठीक है, हेट्रोजीनस सोशल स्पेस। एग्जाम्पल 2023 सर्वे बाय matrimony.com noted a 22% increase in caste no bar preference among urban users। जो matrimony.com वाली जो वेबसाइट है, वहाँ पर एक बार था, सिलेक्ट करना था लोगों को जो भी अपने पार्टनर्स ढूंढने के लिए आए उसमें, तो लोगों ने, आप देखो 22% का इंक्रीज है कि उन्होंने कास्ट नो बार प्रेफरेंस चूज करा। अब देखो इसका बिल्कुल ऑपोजिट आपने थोड़े पहले वाले टाइम में देखा होगा, हालांकि अभी भी होता है, न्यूज़पेपर के अंदर जो मैट्रिमोनियल वाला जो पेज छपता है उसके अंदर लिखा होता है खतरी रिक्वायर्ड, ब्राह्मण रिक्वायर्ड, बनिया रिक्वायर्ड। तो आपको समझ में आता है कि देश के अंदर अभी भी कास्ट को लेके, कास्ट आइडेंटिटी को लेके कितना ज्यादा रिजिडिटी है व्हेन इट कम्स टू मैरिजेस। बट दिस डेटा शोज दैट देयर इज अ डिक्रीज इन इट अमंग्स द अर्बन यूजर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एंड एक्सपोजर एक्ट एज अ मेल्टिंग पॉट। ठीक है, जब लोग पढ़ लिख जाते हैं और आपस में एक्सपोजर उनको मिलता है, बातचीत मिलती है, तो ये मेल्टिंग पॉट है, रिजिडिटी मेल्ट डाउन हो जाती है, प्रोमोटिंग इगैलिटेरियन वैल्यूज। इगैलिटेरियन मतलब यहाँ पे क्या है? इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी, egalitarian values। एग्जाम्पल स्टूडेंट यूनियन एडवोकेटिंग कास्ट इंक्लूसिविटी इन यूनिवर्सिटीज लाइक JNU। ठीक है, स्टूडेंट यूनियन बोल रहे हैं कि कास्ट इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। थर्ड है स्टेट पॉलिसीज। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेट भी आजकल इंसेंटिव देने लग गए इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर, ताकि सोशल इंटीग्रेशन, सोशल कोहेसिवनेस जो है वो इंक्रीज हो सके। फॉर एग्जांपल डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कीम है जो कि 2.5 लाख रुपए देती है फॉर एन इंटरकास्ट कपल। ठीक है, इंटरकास्ट कपल के लिए आप देखो क्या दिन आ गए हैं कि सरकार को पैसे देने पड़ते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है सोशल कोहेसिवनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट देखें, जुडिशियल एंड लीगल सेफगार्ड रीइंफोर्स मैरिटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 21। अब देखो ये तो बड़ा जनरल सा पॉइंट है, पॉलिटी का पॉइंट लिख दिया मैंने यहाँ पर कि लीगल सेफगार्ड आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में इतना अधिकार तो है ही आपको कि आप किसी को भी अपना पार्टनर बना सकते हैं। नेक्स्ट देखें, डिजिटल प्लेटफॉर्म रीशेपिंग मैट्रिमोनियल प्रेफरेंसेज। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने भी मैट्रिमोनियल प्रेफरेंसेज को बदला है। क्यों? क्योंकि पहले लोग कास्ट प्रेफर करते थे, जैसे कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनके लिए मैरिज के टॉपिक के अंदर कास्ट इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन अब जो है लोग कंपैटिबिलिटी को प्रेफरेंस देने लग गए कि हमारी आपस में कितनी बनती है एज अ पार्टनर, रादर देन कि तुम्हारी कास्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल एप्स लाइक बम्बल, शादी.com, इंस्टाग्राम पेजेस लाइक इंडिया लव प्रोजेक्ट, इन सब की वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ऐसा है। बट ऑन द अदर हैंड द आयरनीज, बट इंटर रिलीजियस मैरिजेस स्टिल फेस चैलेंजेस। अभी भी फेस करते हैं चैलेंजेस। सबसे पहला है लीगल हर्डल, लाइक 30 डे पब्लिक नोटिस पीरियड इन स्पेशल मैरिज एक्ट 1950
54 एक्सपोजिंग कपल्स टू हरासमेंट एंड फॉल्स एफआईआर। आधी बार तो घर वाले ही फॉल्स एफआईआर लिखवा देते हैं। अब तो वो लव जिहाद वाला इशू भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बोल देते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये भगा कर लेकर गए थे या वो भगा कर लेकर गए थे। तो जो 30 डेज़ का ये पब्लिक नोटिस देना पड़ता है ना इस स्पेशल मैरिज एक्ट में, इसकी वजह से हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। प्रायर डीएम अप्रूवल फॉर रिलीजियस कन्वर्जन, अब आप देखो डीएम के पहले अप्रूवल की जरूरत पड़ती है फॉर रिलीजियस कन्वर्जन अंडर एंटी कन्वर्जन लॉज, कॉन्फ्लिक्ट मैरिज विद फोर्स्ड कन्वर्जन। तो कभी कभार ऐसा लगता है कि जो लोग सुसहमति से, कंसेंट से मैरिज कर रहे हैं किसी और रिलीजन के इंसान के साथ, वो भी ऐसा लगता है कि वो फोर्स्ड कन्वर्जन है। उसके ऊपर पॉलिटिक्स तो चलो है ही, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है कल्चरल रिजिडिटी। हमारे यहाँ पे अभी भी रिलीजियस आइडेंटिटी एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है रिलीजन के ऊपर, अब तो और भी ज़्यादा हो गया है। एग्जाम्पल, प्यू रिसर्च बोल रही है 80% इंडियंस प्रायोरिटाइज सेम रिलीजन मैरिज एज वे ऑफ प्रिजर्विंग ट्रेडिशन। एक चीज़ याद रखना, हमारे देश में मैरिज इज अ रिजिड इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट protects or conserves too many things. First, it keeps a, ये सोशोलॉजी में पढ़ते हैं हम, it keeps a control upon women's sexuality. Second, it is a way of preserving caste also sometimes, and religion तो है ही है। लोगों को लगता है अपने ट्रेडिशंस को बचा के रखने का एक ही तरीका है कि अपने ही रिलीजन में शादी करनी चाहिए। तीसरा है सोशल ऑस्ट्रिसिज्म एंड थ्रेट। बहुत बार ऐसे कपल्स को सोशल आइसोलेशन फेस करनी पड़ती है, ना सिर्फ नेबर्स और सोसाइटल मेंबर्स से, अपनी फैमिली से भी, और कभी कभार तो वही जो है थ्रेट भी फेस करना पड़ता है, ठीक है, ऑनर किलिंग वगैरह के लिए। एग्जाम्पल, लव कमांडो ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि 65% इंटरफेथ कपल सीक प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनर किलिंग। वो पहले जज के पास, मजिस्ट्रेट के पास जाके पहले प्रोटेक्शन मांगते कि हमारी जान को खतरा है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन एड्रेस करा। अब इसकी देखो कंक्लूजन क्या लिखा है, एड्रेसिंग दिस डायकोटमी डिमांड्स लीगल प्रैग्मेटिज्म, सोशल या सोसाइटल एम्पैथी एंड पॉलिटिकल करेज। देखो अगर इस पूरी डायकोटमी को एड्रेस करना है, तीन चीज़ें चाहिए। एक तो है लीगल प्रैग्मेटिज्म, आपको लीगली थोड़े से वेन्यूज चेंज करने पड़ेंगे। सोसाइटल एम्पैथी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी, मैं हमेशा ये चीज़ सोशोलॉजी में भी पढ़ाती हूँ, आप जो है लीगल स्तर पर कितना भी चेंज कर लें, कितना भी चेंज कर लें, एक सोशल प्रॉब्लम का हल सिर्फ तभी निकलेगा जब सोसाइटी का माइंडसेट, उसका बिहेवियर चेंज होगा। नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए। आज आप देखिए रेप्स की बात हो रही है, डाउरी की बात हो रही है, आप इन दोनों केसेस में देखिए कितने भी स्ट्रिंजेंट लॉज, एक्शंस कुछ भी बना दिए जाएं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबसे स्ट्रिक्ट लॉज हमारे यहाँ पर हैं, बट कितने भी बना दिए जाएं, लोगों का माइंडसेट क्या है आप वो देखिए। माइंडसेट जब तक नहीं बदलेगा सोसाइटी में बदलाव नहीं आ सकता, और एम्पैथी लानी पड़ेगी। यहाँ पर लव की एक्सेप्टेंस ही नहीं है, एंड पॉलिटिकल करेज भी होना चाहिए। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको तो अपनी पॉलिटिक्स, राजनीति खेलनी है, तो वो कहाँ से ये सब होने देंगे। उसके बाद मेंशन किया है केस सफूरा जरकार केस, ये बोला है हार्ट ऑफ लिबर्टीज इन चॉइस इन लव एंड लाइफ अलाइक। कह रहे हैं इस केस के अंदर ये बोला गया है कि लिबर्टी का दिल या कोर क्या है, आज़ादी का कोर ये है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में और प्यार में, ठीक है, चॉइसेस बना पाएँ दोनों के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2024 का। इन डीलिंग विद सोशो इकोनॉमिक इशूज ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर वुड बी मोस्ट प्रोडक्टिव। कह रहे कौन कौन से ऐसे सोशो इकोनॉमिक इशूज हैं, ठीक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसके अंदर गवर्नमेंट का, एनजीओ का और प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन चाहिए ताकि वो प्रोडक्टिव तरीके से काम हो पाए। देखो यहाँ पे मैंने अगेन, according to 2023 SDG index, Kerala and Tamil Nadu, which leverage tripartite partnership of government, NGO and private, has outperformed others in health and education, highlighting synergistic partnership due to multi-sectoral approach। अब आप देखिए यहाँ पे कितने सारे कीवर्ड्स हैं। ये 2023 का SDG इंडेक्स ने बोला भी केरला और तमिलनाडु ने, क्योंकि इन तीन के बीच में कोहेसिवनेस, सिंक्रोनाइजेशन शो करी, किन के तीन में, गवर्नमेंट, एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर, इसीलिए हेल्थ और एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, शोइंग सिनर्जिस्टिक पार्टनरशिप, ठीक है। सिनर्जी मतलब सिंक्रोनाइजेशन, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, मल्टीपल सेक्टर्स पे काम किया गया है। अब आगे देखें इसको कैसे एड्रेस किया है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए अब यहाँ पे देखो मैंने कैसे लिखा है, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज को ऊपर लिख दिया है और रोल इन डेवलपमेंट में गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और एनजीओज को नीचे बनाया है। दिस इज अ डायग्राम जो मैंने नए तरीके से कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की है ताकि क्वेश्चन के दोनों एंगल्स जो हैं वो दिखाई दें। देखो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज में सबसे पहला तो वही है, देखो जेंडर गैप,
है ना, अभी वो पहले क्वेश्चन में भी देखा। फिर पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी भी है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि रिचेस्ट 5% के पास 60% वेल्थ है। फिर हाई मैटरनल इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी है, ठीक है, 97 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स देख लो, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी है, स्लम प्रोलिफरेशन भी, आप मुंबई वगैरह के इलाके में देखो 40% जो है स्लम्स में रहते हैं। आपने नाम सुना होगा धारावी का, ठीक है, ये सब। अब डेवलपमेंट में इन तीनों का क्या रोल है, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट देखो यहाँ पे साफ लिखा है, गवर्नमेंट क्या बनाती है? पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी फ्रेमवर्क, फिर फंडिंग देती है ना। आपने सुना होगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और रेगुलेटरी ओवरसाइट। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन चेक करती है कि सही से हो रही है कि नहीं। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन देता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। एफिशिएंसी देता है, क्यों? पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, जल्दी से जल्दी काम होता है, वर्क लेबर वर्कफोर्स की कमी नहीं है, और कैपिटल तो है ही, वही पैसे की कमी तो है ही नहीं प्राइवेट सेक्टर के पास। और एनजीओ, एक और चीज़ है, गवर्नमेंट जब भी कोई चीज़ प्राइवेटाइज करती है ना, वो उसका कारण भी यही बताती है कि भाई इनके पास कैपिटल है, ठीक है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, वर्क लेबर है, पढ़े लिखे हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन उस टाइम पर गवर्नमेंट जो है वो अफोर्डेबिलिटी और वेलफेयर वाला कंसेप्ट जो है भूल जाती है, क्योंकि जब सरकार कोई काम करती है तो वो दो चीज़ें ध्यान रखती है कि हर तबके के इंसान के लिए वो चीज़ अफोर्डेबल भी हो, एक्सेसिबल भी हो, वेलफेयरिस्टिक माइंडसेट से करती है। प्राइवेट सेक्टर काम करता है, वो बिल्कुल सही बात है कि वो सर्विसेज बेस्ट देगा, अच्छे से अच्छी चीज़ देगा आपको, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वो लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले माइंडसेट में है कि उनको अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है, उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं करना। एनजीओ देखो, लास्ट माइल डिलीवरी गैप्स, अगर इन दोनों से भी कोई कसर रहेगी, एनजीओ एक तो ना, एक और चीज़ है, एनजीओ चेक्स एंड बैलेंसेस की तरह भी काम करता है, चेक्स एंड बैलेंसेस की तरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन दोनों के काम में कोई कमी रह गई, कोई सेक्टर या वल्नरेबल सेक्शन अछूता रह गया, तो एनजीओ जो है वो आवाज़ उठाते हैं और लास्ट माइल डिलीवरी गैप्स को पूरा करते हैं, ठीक है, सरकार को जगा के। एंड मार्जिनल की वॉइस, वही मैंने बोला आपको, वल्नरेबल सेक्शन की वॉइस उठाते हैं। यहाँ पे बस मैंने ये लिखा कि प्राइवेट सेक्टर का जो कैपिटल है, पैसा है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू मार्जिनल्स की हेल्प करता है, ठीक है। ये देखिए आप क्वेश्चन कैसे एड्रेस किया गया है, आपको देखिए स्टिक टू द क्वेश्चन जितना ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मॉडल्स भी समझा दिए। प्रोडक्टिव कोलैबोरेशन मॉडल तीनों के बीच में क्या हो सकते हैं? एक है पीपीपी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे कि अपोलो, फोर्टिस और बहुत सारी टेक फर्म्स जो हैं वो एक यूनिफाइड हेल्थ आईडी सिस्टम बना रही हैं। अगला है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर भी इसका हाईलाइट दिया गया था, जहां पर प्राइवेट सेक्टर जो है अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अपने प्रॉफिट्स में से कुछ परसेंटेज एनजीओज को देते हैं ताकि मार्जिनल्स के लिए काम हो सके, जैसे कि नेशनल कैंसर ग्रिड बाय गवर्नमेंट एंड टाटा ट्रस्ट, एंड पीएम पोषण इन्वॉल्व्स अक्षय पत्र फाउंडेशन, एनजीओ एंड इन्फोसिस टू स्ट्रीमलाइन न्यूट्रिशन डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद है पॉलिसी को क्रिएशन, पॉलिसी को क्रिएशन एग्जाम्पल सेवा है, ठीक है, एनजीओ कंट्रीब्यूटेड टू स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। देन क्राइसिस रिस्पॉन्स, क्राइसिस रिस्पॉन्स में एनजीओज बड़ा साथ देते हैं सरकार का, वो ये ना लास्ट माइल डिलीवरी गैप पूरा करना, जैसे कोविन प्लेटफॉर्म बना था, वो माइक्रोसॉफ्ट और आरोग्य सेतु ने बनाया था, और एनजीओ गूंज थी जिन्होंने काम किया था साथ में कोविड-19 में। और लास्ट है गवर्नमेंट और एनजीओ का कोलैबोरेशन, दैट इज जल जीवन मिशन, गवर्नमेंट पार्टनरशिप विद वाटर एड, ये एनजीओ है फॉर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। अब आपको लग सकता है कि इतने सारे पॉइंट्स कैसे जनरेट होंगे, डोंट वरी, आप इतना ज़रूर पढ़ लेंगे, इतना न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लेंगे, आपको आता होगा। आपको काम करना है कि आपके पास एग्जाम्पल्स की कमी ना पड़े। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन है यहाँ पे, डेवलपमेंट इज अ टीम एफर्ट एंड रिपोर्ट नो सिंगल प्लेयर एंड स्पोर्ट नो सिंगल प्लेयर कैन विन इट, दिस इज बाय नीति आयोग। यही क्वेश्चन था, है ना, कि टीम एफर्ट चाहिए, वही मैंने यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे दो वर्ड्स पूछे गए हैं, एक है रीजनल डिस्पैरिटी और एक है डाइवर्सिटी। हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप देखें यहाँ पे इंट्रोडक्शन, एज पर सेंसस 2011 केरलाज लिटरेसी रेट इज 96.2% इन कंपैरिजन टू बिहार 61.8, अंडरस्कोरिंग रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ पर इक्विटेबल डेवलपमेंट, मतलब
मतलब इक्वल डेवलपमेंट नहीं हो रही हर क्षेत्र में। अगर हेल्थ में कोई बहुत अच्छा है, कहीं पर हालात बहुत बुरे हैं, कहीं एजुकेशन में केरला बहुत अच्छा है, बिहार के हाल बहुत बुरे हैं, तो हमारा जो रीजनल डेवलपमेंट है वो बराबर तौर पर नहीं हो रहा, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा है। वैसा ही इंट्रोडक्शन शो किया गया यहाँ पे। अब उसने पहला सवाल क्या पूछा था, व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, उसको एड्रेस किया गया। होती क्या, देखो रीजनल डिस्पैरिटी है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, क्या बोला मैंने, किस किस चीज़ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला है आपके रिसोर्सेज, दूसरा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, वर्क एक्सेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। इन सारी चीज़ों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स को बोलते हैं रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी किसका मेजर है, इनइक्वालिटी और अंडर डेवलपमेंट नापने का। यही लिखा हुआ है मैंने, ऑफन रिजल्टिंग इन पॉकेट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी जक्सटापोज्ड विद एरियाज ऑफ डिप्राइवेशन। कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे अगर इंडिया है तो ऐसा नहीं है कि सारे क्षेत्र डेवलप्ड हैं, नहीं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स बने हुए डेवलपमेंट में, किसी में कोई अच्छा है, किसी में कोई अच्छा है, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब आगे समझाया गया है कि रीजनल डिस्पैरिटी किस किस जगहों पे कैसे कैसे मैनिफेस्ट होती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के तौर पे कैसे, जैसे महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम बिहार से ज़्यादा है, ठीक है, वैसे भी महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, गुजरात का नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी देखो, अब झारखंड जो है कोल लैग्स बिहाइंड गुजरात। ये तो आयरनी ही है क्योंकि झारखंड नेचुरली रिसोर्स रिच है, लेकिन पता नहीं रिसोर्स कर्स हैं उनको, गुजरात से पीछे हैं। अर्बन रूरल डिवाइड भी है, महाराष्ट्र वर्सेस विदर्भा। इवन अब तो टेक्नोलॉजिकल डिवाइड भी जो है वो भी आने लग गया इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, इंटरनेट पेनिट्रेशन हो गया, डिजिटल एक्सेस हो गया, ऑल ऑफ दैट, ये सब भी आता है, ठीक है। आगे देखें, अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी की। यही पूछा था, ऑन द अदर हैंड डाइवर्सिटी क्या डिनोट करती है, नेचुरल वेरिएशन इन कल्चर, लैंग्वेज, जोग्राफी, एथनिसिटी विच एनरिचेस सोशल फैब्रिक। कह रहे डाइवर्सिटी क्या होती है, जहाँ पर अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग वेरिएशंस के कल्चर, लैंग्वेज, जोग्राफी, एथनिसिटी, रिलीजन लिख सकते हो आप यहाँ पे, सोशल फैब्रिक को रिच करती है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा था, वही लिखा है, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन टू डीज। कंपैरिजन बिटवीन टू डीज में देखें मैंने इसको कैसे बनाया है, एक तरफ डिस्पैरिटी और एक तरफ डाइवर्सिटी। डिस्पैरिटी देखो, डिस्पैरिटी फ्यूल करती है माइग्रेशन, अनरेस्ट, अंडर डेवलपमेंट, है ना, क्योंकि लोग जो हैं जिस क्षेत्र में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, जिस स्टेट में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, दूसरे स्टेट के लोग लेबर बन के दूसरी स्टेट में माइग्रेट कर जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि बिहार पे ये बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि बहुत सारी लेबर आई हुई है, अंडर डेवलपमेंट, नक्सलिज्म फैल जाती है जो एरियाज डेवलप नहीं होते। अभी न्यूज़ भी थी कि पता नहीं कितने साल बाद एक नक्सल वाले एरिया में, इतने साल ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अब जाके इलेक्ट्रिसिटी आई है। रिक्वायर्स रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स, एग्जाम्पल एफसी ग्रांट्स, फिर उसके बाद फाइनेंशियल कमीशन के ग्रांट्स, फिर क्वांटिफाइबल थ्रू मेजरेबल इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, लिटरेसी रेट। कैसे नापोगे आप डिस्पैरिटी, ऐसे ही ना कि उनका जीडीपी स्टेट का क्या है, लिटरेसी रेट कैसी है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम कैसी है, और एक्सक्लूसिव रिजल्टिंग इन इनइक्विटी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, कभी कभार आप धूर कर देते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक पैकेजेस एड्रेस इट, स्पेशल पैकेजेस अनाउंस करने पड़ते हैं। ये बिल्कुल वैसा है रीजनल डिस्पैरिटी का, जैसे आपने देखा होगा कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं उसके अंदर नॉर्मल स्टेट्स के लिए फंडिंग रेशियो होता है 60:40, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए होता है 90:10, है ना। ये कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट डायरेक्टली अ स्पेशल पैकेज, लेकिन फिर भी एक तरीका है सरकार का रीजनल डिस्पैरिटी को थोड़ा कम करने का, फंडिंग सपोर्ट देके। अब आ जाओ ऊपर, डाइवर्सिटी देखो क्या है, ये स्ट्रेंथ करता है नेशनल यूनिटी थ्रू प्लूरलिज्म, एग्जाम्पल दिवाली और ईद मनाते हैं। नीड अकोमोडेटिव पॉलिसीज, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा पॉलिसीज में इंक्लूसिविटी और स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। 8th शेड्यूल फॉर लैंग्वेजेस, एब्स्ट्रैक्ट एनकम्पासिंग कल्चरल रिचनेस। अब उसको आप क्वांटिटी में नाप सकते थे ना कि जीडीपी, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, इसको नहीं नाप सकते आप, डाइवर्सिटी को कैसे नापेंगे, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि ये तो कल्चरल रिचनेस शो कर रहा है। वो एक्सक्लूसिव जो है वो इनिक्विटी क्रिएट करता है, यहाँ पे इंक्लूसिविटी को सेलिब्रेट किया जाता है ना, सब फेस्टिवल्स इकट्ठे मनाते हैं, और यहाँ पे होती है अफर्मेटिव पॉलिसीज, माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन देना, ये सब करना, उनके कल्चर को प्रमोट करना। अब आ जाओ, उन्होंने नेक्स्ट पार्ट पूछा था कि रीजनल डिस्पैरिटी की इंडिया के अंदर कितनी सीरियसनेस है। पहला देखो नॉर्थ साउथ डिवाइड, नॉर्थ साउथ डिवाइड में देखो एग्जांपल 2023-2024 तेलंगाना पर कैपिटा इनकम इज 6% ऑफ नेशनल एवरेज, वेयर एज बिहार वाज 1/3 ऑफ इट। अब आप देखो नॉर्थ साउथ में डिवाइड,
ठीक है। सेकंड है सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट गैप्स, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो 19 है केरला में टू 20, आप देखिए 210 इन असम। अब हाल देखिए यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट गैप का, अगर आपको दिख रहा है मैटरनल मोर्टालिटी रेट का में इतना डिफरेंस है, इसका मतलब देयर इज अ गैप इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ठीक है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल हेल्थ बेनिफिट्स का एक्सेस नहीं है, एक्सेस नहीं है, ठीक है। अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, प्राइमरी केयर हेल्थ सेंटर्स पे ध्यान नहीं है सरकार का, ये सभी हमें शो होता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है एग्रेरियन डिस्ट्रेस, ऐसा है हाई फार्मर सुसाइड विदर्भा एरिया में देखा जाता है महाराष्ट्र के इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न महाराष्ट्र, ये भी एक तरीका है डिस्पैरिटी देखने का। मास माइग्रेशन होती है क्योंकि एक जगह पर जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ठीक है, ओडिशा से गुजरात के इंडस्ट्रियल हब्स की तरफ। डिजिटल डिवाइड मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ 22% लोग ऑफ बिहार हैज इंटरनेट एक्सेस वर्सेस 75% ऑफ कर्नाटक। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, और ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है, ठीक है। चाहे तो आप देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, पहले एक ज़माना था कि आप डेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, अब चाहे तो आप बार ग्राफ भी बना सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा, अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है। मूविंग ऑन, अब आप यहाँ पर देखिए कंक्लूजन, यहाँ पे कंक्लूजन डिस्पैरिटी के लिए ही लिखा है। स्कीम्स लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जैसे अभी आप एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट, आईएएस बने नहीं, आईपीएस नहीं बने हैं, लेकिन एस्पिरेशन है आपकी, वैसे ही कुछ जो हैं वो हैं सक्सेसफुल स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, XYZ, बट सम आर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स विच आर एस्पायरिंग टू बिकम दैट। तो ये एक सरकार का प्रोग्राम है। एंड देन देर इज PM ग्राम सड़क योजना, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जो कि कोशिश कर रहा है कि स्पेशल इनइक्वालिटी मतलब रीजनल इनइक्वालिटी को कैटर किया जाए, विच इज क्रिटिकल फॉर इंडिया टू अचीव सबका साथ सबका विकास। अब देखो सबका, ये आप देख रहे हैं ये फालतू में नहीं लिखा गया है, सबका साथ सबका विकास क्या है, उसमें सब आ गए ना, उसमें डाइवर्सिटी भी आ गई। सोच के देखिए, सबका यहाँ पे कौन है, सबका डाइवर्सिटी सारी, वो कोई भी रीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज का, रिलीजन का। रीजन क्या है, वही डिस्पैरिटी रीजनल जो पूछा गया। डाइवर्सिटी क्या है, लैंग्वेज, एथनिसिटी, ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पे इसीलिए ये बात लिखी गई है। सरकार की जो वर्ड्स हैं आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2024 का है। Despite comprehensive policies for equity and social justice, underprivileged sections are not yet getting full benefits of affirmative action envisaged by constitution comment। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सरकार इतनी सारी comprehensive policies लेके आता है इक्विटी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि इन अफर्मेटिव एक्शंस का फ़ायदा जो है पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाता, जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से चाहता था। कमेंट करना है इसके ऊपर। क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा, इंट्रोडक्शन भी वैसा ही दिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योराइज अफर्मेटिव एक्शन इन आर्टिकल 15, 16, 17, 46 इंश्योर करता है इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, बट सिस्टमिक गैप्स। ऐसा क्यों है कि इतनी पॉलिसी बनती है फिर भी पूरा बेनिफिट नहीं मिलता, सिस्टम में गैप्स है ना। पहले भी मैंने बहुत जगह बताया था, ऊपर से फंडिंग तो रिलीज होती है, बीच में मिडल मैन, करप्शन, ऑल ऑफ दैट। सो सिस्टमिक गैप्स हैं, या तो फिर इम्प्लीमेंटेशन फेलियर है। परसिस्ट डिनाइंग अंडर प्रिविलेज सेक्शन फुल बेनिफिट्स, इसीलिए पूरे फायदे नहीं मिलते। अब सबसे पहले यहां पर जो है इम्प्लिसिट चीज़ एड्रेस की गई है कि सरकार ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनाई है इक्विटी और सोशल जस्टिस के लिए। ऊपर बोला है ना उन्होंने बनाई है, तो कौन सी बनाई है उसका सिर्फ नाम लिख दिया। PM जनमन, जैसे कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन हो गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम वुमन रिजर्वेशन का, PM विश्वकर्मा, ये ट्रेडिशनल आर्टिजन्स के लिए फॉर SC ST OBC, SC ST हब अंडर MO MSME एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ये तो इम्प्लिसिट वाली चीज़ एड्रेस की गई है। यू कुड हैव डन दिस ऑल्सो, नहीं किया होगा तो भी, बट ये टाइम पे डिपेंड करेगा, इससे सिर्फ एक या आधा नंबर ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन एड्रेस करते हैं, कह रहे डिस्पाइट दीज एफर्ट्स देयर आर परसिस्टेंट सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। वही क्वेश्चन था, मैंने बोला भाई इतनी सारी स्कीम सरकार की चल रही हैं, फिर भी बहुत सारे सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी तो बन रही है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रहा, तो दोनों के बीच में एक गैप है। अब बात करते हैं चैलेंजेस इन रियलाइजिंग, जस्ट अ सेकेंड, चैलेंजेस इन रियलाइजिंग फुल बेनिफिट। कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से पूरा बेनिफिट जो है वो नहीं पहुंच पाता, ठीक है। सबसे पहले देखिए एलीट कैप्चर है ना, EWS कोटा, एलीट्स ने ये पूरा का पूरा बेनिफिट कैप्चर कर रखा है। देन देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं हमेशा बोलती हूँ स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, लिटरली एक्टिंग लाइक अ स्टील, है ना, इसीलिए आपका एथिक्स का पेपर होता है, मॉरल्स का पेपर होता है।
एग्जाम्पल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, फिर एक रिपोर्ट है ओनली 45% स्टूडेंट्स रिसीव्ड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप इन बिहार, हाल देख लो आप एडमिनिस्ट्रेशन का, अभी आप देखें पेपर लीक हो गया है, ये सब कुछ। जस्ट अ सेकेंड, आगे देखिए प्राइवेट सेक्टर रेजिस्टेंस, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी रेजिस्टेंस शो करता है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स के सर्वे 2019 में बोला था लेस देन 5% टॉप कॉर्पोरेट पोजीशंस आर हेल्ड बाय SC/ST। देख लो कॉर्पोरेट पोजीशंस में सिर्फ 5% से कम SC/ST होल्ड करते हैं। देन देयर इज लीकेजेस, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 40% ऑफ PVTG लैक हेल्थ केयर लाइक जरावा इन अंडमान। देख लो आप 40% PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के पास प्रॉपर हेल्थ केयर बेनिफिट्स ही नहीं है, जैसे कि अंडमान की जरावा ट्राइब। अब यहाँ पे मैंने एक साइड में एक डायग्राम सा शो किया है कि कैसे ये साइकिल ऑफ एक्सक्लूजन चलता है, कैसे हो जाता है ये। पॉलिसी इंटेंट है ना, सरकार पॉलिसी एक इंटेंशन से बनाती है, ठीक है, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी, लॉ स्कीम, कुछ भी हो गया। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन इम्पेडिमेंट, जैसे ही सरकार लागू करती है इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारे बैरियर्स हैं, इंपेडिमेंट्स हैं, जैसे कि करप्शन हो गया, मिडल मैन हो गया, ऑल ऑफ दैट। मिडल मैन का चलो DBT की वजह से नहीं रहा, बट करप्शन तो अभी भी है। देन देयर इज स्ट्रक्चरल बैरियर, है ना, स्ट्रक्चरल बैरियर में क्या है, लोग गरीब बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, कास्ट रिजिडिटी अभी भी है, किसी कास्ट को दे दो तो दूसरी कास्ट लड़ने के लिए आ जाती है। देन देयर इज लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर कॉन्टिन्यूड मार्जिनलाइजेशन, ये पूरा साइकिल है एक्सक्लूजन का। आप चाहें तो इसको ऐसे वाले फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने इसको ऐसे करके बना दिया, ठीक है। अगर आपको लगता है आपकी हैंडराइटिंग छोटी है और आप यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं, वो भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए परवेजिव कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2022 का डेटा है कि 50,900 क्राइम्स कमिट किए गए थे अगेंस्ट SC, ठीक है, 13% राइज है फ्रॉम 2021। अब प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन था तो वे अहेड देना बनता है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं ताकि फुल बेनिफिट्स इंश्योर करे जा सके। सबसे पहले है टेक ड्रिवन गवर्नेंस, वही DBT वाली चीज़ ही है इसके अंदर। मैंने एग्जांपल दिया है ई-श्रम पोर्टल का, इससे क्या होगा, घोस्ट बेनिफिशरीज, जो कि मतलब कभी कभार होता है ना, जैसे बोट होता है वैसे ही घोस्ट बेनिफिशरीज और लीकेज जो है बीच में वो खत्म हो जाए। ई-श्रम पोर्टल बनाया गया जिसके अंदर 28 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं। देन देयर इज सोशल ऑडिट एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल, कोई भी अगर आप स्कीम निकाल रहे हैं आप उसका सोशल ऑडिट जरूर करें, जैसे कि नरेगा का हुआ था तेलंगाना में, उमंग ऐप है। देन देयर इज बिहेवियरल चेंज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस कैंपेन जैसे कि सामाजिक समरास्ता कैंपेन, कर्नाटका का अहिंदा मूवमेंट। देन देयर इज प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूजन मैंडेट, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूजन का मैंडेट दीजिए, वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम ना करें, कोशिश करें। डाइवर्सिटी इंडेक्स सजेस्टेड बाय इन्फोसिस, ठीक है। देन देयर इज डेडिकेटेड मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटिंग बॉडी, डेडिकेटेड मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटिंग बॉडी होनी चाहिए। अब यहाँ पर कंक्लूजन देखो क्या है, इंडियाज अफर्मेटिव एक्शन फ्रेमवर्क मस्ट इवॉल्व फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन टू रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमारा जो इंडिया का अफर्मेटिव एक्शन यानी कि जो स्कीम्स पॉलिसीज बनती हैं हमें इवॉल्व करना पड़ेगा, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करना, रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी है। ये ऑक्सफैम रिपोर्ट दिखाता ही है कि हमारे यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ढंग से है नहीं। एज BR अम्बेडकर कॉशन्ड, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस इट हैज बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। कह रहे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रहेगी अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। ये BR अम्बेडकर वाला पॉइंट क्वेश्चन की वजह से ऐड किया गया है, अगर ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन वाला कॉन्टेक्स्ट ना दिया होता तो इसके बगैर भी काम चल जाता यहाँ तक, ठीक है। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा इंट्रो एंड कंक्लूजन आर स्टिकिंग टू क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है, बहुत क्लोजली क्वेश्चन के साथ ही ये लगे हुए हैं। अब आगे देखो critically analyze the proposition that there is a high correlation between India's cultural diversity and socio-economic marginality। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि एनालाइज करना है, ये कहावत है कि इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी का सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी के साथ बहुत बड़ा हाथ है। बेसिकली ये बोलना चाहता है कि बहुत सारे कल्चर्स की एग्जिस्टेंस की वजह से कुछ लोग जो हैं सोशली इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज हो जाते हैं, ये बताना है। अब इंट्रोडक्शन देखो, सच्चर कमेटी रिपोर्ट है 2006 की, वो हाईलाइट करती है इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी शोइंग कल्चरल आइडेंटिटी इंटरसेक्शन विद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इसने बोला है कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज है, वो ज़्यादा हाई पोजीशंस पर नहीं है, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। ये शो करता है क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी एक पर्टिकुलर कल्चरल आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन डायरेक्टली एड्रेस किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर पहले समझाया गया है दोनों
दोनों हीरोज को, इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी। देखिए इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी क्या रिफ्लेक्ट करता है, मल्टीपल या मल्टीट्यूड ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी, और सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी क्या शो करता है, सिस्टमिक एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन ग्रुप्स, है ना। आप सिस्टमिक एक पूरे सिस्टम के चलते कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को आप जो है एक्सक्लूड कर देते हो ताकि उन्हें रिसोर्सेज ना मिले, अपॉर्चुनिटीज ना मिले, और ऑफन इन दोनों को इकट्ठे लिंक कर दिया जाता है। अब क्रिटिकली एनालाइज होता है, जब भी वर्ड क्रिटिकली एनालाइज हो क्वेश्चन में, आपको दोनों पार्ट्स, दोनों एंगल समझाने हैं। यस, सिर्फ यस कि हाँ भाई कल्चरल आइडेंटिटी का सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी से कनेक्शन है, सिर्फ हाँ में भी जवाब नहीं जाना चाहिए, ना में भी नहीं, दोनों तरफ का समझाएंगे आप। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने समझाया कैसे कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी आर कोरिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट है कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटी, है ना, कि ओनली 4.4% ऑफ SCs आर इन टॉप वेल्थ, NFHS 5 का है, ठीक है। देन देयर इज रिलीजियस माइनॉरिटी एंड एक्सक्लूजन, मुस्लिम्स में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है, पोस्ट CAA प्रोटेस्ट और दिल्ली राइट्स की वजह से भी ऐसा हुआ। ट्राइबल मार्जिनलाइजेशन देखो, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जैसे कि बस्तर वगैरह हो गए, उनमें 40% से पॉवर्टी रेट ज़्यादा है। फिर माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से झारखंड में डिस्प्लेसमेंट भी होती है। अब तो लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी शुरू हो गए, जैसे कि 26% का ड्रॉप आउट रेशियो है अमंग STs ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो आप देखिए ये क्या शो करता है कि कैसे कोरिलेटेड है। अब आगे हम शो कर रहे हैं कैसे कोरिलेटेड नहीं है, एक्सेप्शन शो करनी पड़ेगी यहाँ पे। एक्सेप्शंस इन रीजनल सक्सेस, जैसे केरला का लिटरेसी गैप ऑफ SC ST, ठीक है। राइज ऑफ सबअल्टर्न मोबिलिटी, दलित एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रहे हैं, कल्पना सरोज, ठीक है, कमानी ट्राइब से हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम भी आप शो कर सकते हैं कहीं पर अगर आपको कम ज़्यादा का कंपैरिजन शो करना हो। देन देर इज एम्पावरमेंट थ्रू अफर्मेटिव एक्शंस, सरकार बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसीज वगैरह चलाती है, रिजर्वेशन देती है, जैसे कि ST की रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट 9% बढ़ गई इन 2024। ट्राइबल लीडर्स को प्रेसिडेंशियल पोजीशन दी गई, द्रौपदी मुर्मू, शोइंग पॉलिटिकल इंक्लूजन। कल्चरल कैपिटल एज अ रिसोर्स, है ना, कल्चरल कैपिटल एज इन कि कुछ ट्राइब्स या फिर कुछ पर्टिकुलर लोकल लोग जो होते हैं किसी हैंडीक्राफ्ट में, किसी क्राफ्ट में बड़े अच्छे होते हैं, आप उनकी मार्केटिंग करा सकते हो, जैसे कि असम का बैम्बू क्राफ्ट है, 2000 करोड़ का काम है एनुअली। देन देयर इज राइज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पैसा एक्ट है 1996 का, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। अब अगेन वे फॉरवर्ड दे के थोड़ा सा फिर हम कंक्लूड करते हैं कि ग्रीन मार्जिनलिटी बॉन्ड्स कैन बी यूज्ड बाय ट्राइबल टू मोनेटाइज फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। देन देयर इज मार्ग, मार्जिनलिटी एक्शन एंड रिकंसाइलेशन ग्रांट फॉर स्टेट्स टू कम्पीट इन रिड्यूसिंग मार्जिनलिटी गैप, ये सब मैंने इनोवेटिव लिखे हुए हैं, आप इसमें से उठा लेना। ट्रांसफॉर्म आंगनवाड़ी टू टेक ऑगमेंटेड डाइस, डाइस इज डिजिटल इंक्लूजन एंड कल्चरल एम्पावरमेंट स्कूल्स, ठीक है। आंगनवाड़ी जो चलता है आप उसको डिजिटली इंक्लूड और कल्चरली एम्पावर कर सकते हैं। और कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि इंडिया डिमांड कर रहा है लीप फ्रॉगिंग, नॉट इंक्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग India's marginalized from target groups to trailblazers of an equitable civilizational renaissance। हम याद रखना हमारे देश में जितना भी marginalized सेक्शन है ना उनको टारगेट ग्रुप के तौर पे देखा जाता है। पॉलिसी जब भी निकलती है हम कोशिश करते हैं, हम बोलते हैं ये टारगेट ग्रुप है ना, कि भाई मुस्लिम्स का आपको वो करना है, एम्पावरमेंट करनी है, या फिर टारगेट ग्रुप कभी कभार वोटिंग वाले नेगेटिव कॉनोटेशन में देखना है तो एज अ वोटिंग बैंक भी देखा जाता है। उसकी बजाय आपको अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, टारगेट ग्रुप मत देखो, उनको देखो ट्रेल ब्लेजर्स ऑफ एन इक्विटेबल सिविलाइजेशन रेनेसांस। इक्विटेबल सिविलाइजेशन रेनेसांस मतलब रीबर्थ ऑफ अ सिविलाइजेशन व्हेन देयर इज इक्वालिटी एंड इक्विटी बोथ, ठीक है। ये थे आपके आज के सवाल, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।